एक मुद्दा है साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट, हैकर्स, इंटरनेट पर होने वाली गैर कानूनी गतिविधियां, इंटरनेट स्पेस पर हो। जैसे रामायण वाले काल से बात करना शुरू करो तो राक्षस थे, महाभारत में कौरव थे, हमारे समाज में चोरी लूट खसोट करने वाले लोग, अराजकता पैदा करने वाले लोग ये हो गए। ऐसा ही एक वर्ड है इंटरनेट का। तो इंटरनेट पर गैर कानूनी गतिविधियां करने का जो मामला है वो वास्तव में डार्क वेब से निकला है, डीप वेब की एक खतरनाक शाखा है। हम जो इंटरनेट चलाते हैं वो कौन से वेब का हिस्सा है? सरफेस। जितना गूगल पेज इंडेक्स करके हमको दे देता है हम उसी में तैरते रहते हैं। डीप वेब का कौन सा हिस्सा हम यूज करते हैं? हमारी बैंक डिटेल्स जब हम लॉगिन करते हैं, हमारी आधार डिटेल्स। आप आधार की वेबसाइट खोल सकते हैं लेकिन आधार की वेबसाइट के अंदर स्टोर किए गए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो सिक्योर्ड डेटा होता है इंटरनेट पर, ये डीप वेब में होता है। तो दो तरह के वेब्स हो गए। 3-4% जो हम एक्सेस करते हैं वो सरफेस वेब का हिस्सा है, ठीक। लगभग 96-97% डीप वेब है। और डीप वेब में ही एक हिस्सा जो गैर कानूनी गतिविधियों के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ड्रग्स के लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स है, हथियार खरीदने का एक मार्केट प्लेस है। ये जितनी गैर कानूनी गतिविधियां हैं ये सब डार्क वेब से ऑपरेट होती है। यूएस ने जब दूसरे देशों में अपनी फौज छोड़ी तो इनके टेक्नीशियंस को एक प्रॉब्लम हुई कि उस देश की सरकार इनके इंटरनेट एक्सेस करने वाले पार्ट को मॉनिटर करने लगी कि ये क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि इनके जितने भी टीम के लोग हैं वो उस देश के इंटरनेट के सिस्टम को बाईपास कर जाएं और उनको यह पता ना लगे कि ये यूएस की सेना के लोग वास्तव में हमारे देश पर इंटरनेट पे सर्च, तो उस देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री थी उसको बाईपास कर गए। यहीं पर धीरे धीरे वीपीएन का कंसेप्ट निकल के आया, डीप वेब का प्रिंसिपल निकल के आया। आज भी डीप और डार्क वेब को अगर एक्सेस करना है तो आप अपने नॉर्मल आईएसपी से एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर फ्री का वीपीएन इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी वहां पर भी खो जाएगी, मतलब पहचान लिए जाओगे। और डीप या डार्क वेब में एक बार तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो बड़ी मुसीबत होती है। इसलिए अगर कभी कोई खुराफात दिमाग में आए भी करने के लिए तो मत करना, कम से कम फ्री के वीपीएन के साथ। अब धीरे धीरे वो जो गैर कानूनी गतिविधियां थी उनके कुछ पैटर्न्स सरफेस वेब पर लोगों ने ट्राई करने शुरू कर दिए कि चल भाई कुछ करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ बैंकिंग। बैंक का मतलब पैसा, पैसे का मतलब लालच, और जब बिना कुछ किए पैसा मिल जाए तो भैया इससे अच्छा क्या होगा। तो इन्होंने कुछ पैटर्न्स बनाए। हैकर्स ने अलग अलग टाइप के सर्वर्स को हैक करना शुरू किया। अगर कभी तुम्हारे साथ इस तरह का कोई फ्रॉड, भगवान न करे, हो तो उसमें प्राइमा फेसी पहली गलती बैंक की होती है। ये
आरबीआई का गाइडलाइन भी है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। बैंक तुमको घुमाता है क्योंकि तुमको जानकारी होती नहीं है। जैसे तुम्हारे पास कुछ फ्रॉड हुआ तो उसने तुमको बोला ये, तो उसने कहा पहले एफआईआर करके आओ, ये करो वो करो, क्योंकि पहले 72 घंटे में आपको रिपोर्ट करनी होती है। बैंक तुमको उन 72 घंटों में घुमा के रखेगा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, जिससे उसकी लाइबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाए। तुमने केवल एक गलती करी है, ओटीपी बताने की। हैकर को बाकी की सारी जानकारी कहां से मिली? बैंक का सर्वर पहले हैक हुआ, तुम्हारे साथ उसने पैटर्न नंबर 2 लागू किया, क्योंकि पहले पैटर्न में वो सक्सेस हो गया, क्योंकि उसको तुम्हारी ज्यादातर जानकारियां बैंक के सर्वर से मिल गई। तो बैंक कभी अगर इस तरह का नाटक करेगा तो तुम उसको बताओ कि तुम्हारा सर्वर पहले हैक हुआ था, गलती तुम्हारी ज्यादा है, मैंने केवल एक फील्ड बताई है। दूसरा, मेरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, लाइबिलिटी तुम्हारी होगी हर एक केस में। ब्रिटेन में तो सरकार ने लागू कर दिया कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होगा तो प्राइमा फेसी पहली लाइबिलिटी बैंक की है। तो बैंक ने फिर अपना सिस्टम इतना रोबस्ट कर लिया कि वहां साइबर थ्रेट बहुत कम हो गए। यहां ढिलाई क्या हो गई? बैंक पहले तुमको 3-4 दिन दौड़ा के तुम्हारी स्ट्रेंथ को या केस की पावर को कम कर देता है। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को जो तुमको किसी भी मोबाइल नंबर से फोन कर रहा है, लाख वो वेरीफाइड बिजनेस है, उसको अपनी जानकारियां मत दीजिए। और ये बात खुद से ज्यादा घर वालों को समझाइए, क्योंकि घर वालों को मोबाइल की प्रशिक्षण की सावधानी की जानकारी नहीं है। संचालन जानते हैं वो, लेकिन उसको सुरक्षित तरीके से कैसे चलाना है, छोटे बच्चों को, पेरेंट्स को जो 60-65 साल के हैं, उनको इन सारी बारे में जानकारियां नहीं है। तो ये जो सेफ्टी टिप्स हैं, इनका रूटीन प्रैक्टिस, खूब सारी चीजें आएंगी बीच बीच में, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? साइबर खतरे। पहला वर्ड इज साइबर खतरे, थ्रेट्स। क्या है? मैलिसियस एक्टिविटीज। मैलिसियस का मतलब दुर्भावनापूर्ण, और एक्शंस that target computer systems, networks, and data with the intent to compromise security, steal sensitive information, disrupt operations, or cause harm, नुकसान पहुंचाना। Cyber threats are constantly evolving and becoming more sophisticated, posing significant challenges to individual, organization, and government. लगभग $2 ट्रिलियन का मार्केट हो गया है फेक मनी। इतना खुराफात हुआ है पिछले 1-2 सालों में। कहीं रिपोर्ट होता है, कहीं रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली पैसे का नुकसान लोगों को, कंपनीज को और सरकारों को हो रहा है। तो ये है साइबर खतरे, और साइबर खतरों के थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला व्यवस्था क्या कहलाया? साइबर क्राइम। और इसको जो कर रहा है परफॉर्मर, उसको हम लोग आमतौर पर हैकर, साइबर क्रिमिनल, इस तरह के नामों से नवाजते हैं। साइबर क्राइम क्या है? रिफर्स टू क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर कैरीड आउट थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और इंटरनेट। It involves the exploitation of technology to commit various illegal activities, often with the intent to gain unauthorized access. तुम्हारी सूचनाओं का, मोबाइल फोन का एक्सेस, बैंक के ऑपरेशंस का एक्सेस गलत तरीके से पाएगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालेगा, नुकसान करेगा और फ्रॉड करेगा। ठीक है? क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, किन किन पैरामीटर्स पे ये सब कुछ होता है? हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू स्टील डेटा। डेटा चुराने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? हैकिंग।
किसी ग्रीड में फंसाएंगे तो लालच वाली मेल्स भेजेंगे, क्या बोलेंगे? फिशिंग। कोई गेम फोन पर इंस्टॉल कराया, लेकिन वास्तव में उस गेम के अंदर एक बग थी, आपको पता नहीं चला कि यह गेम है, वास्तव में वो बग था। हाँ, इस तरह के मास्किंग सॉफ्टवेयर्स होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। मैलवेयर, मैलिशियस इंटेंट रखने वाले प्रोग्राम्स। और आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आईडी चोरी कर लेना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चोरी कर ली, जिसका कार्ड है उसको पता ही नहीं है और आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहचान चुरा लेना। और ऑनलाइन स्कैम्स, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो लिखते रहना चाहिए साथ में सब कुछ। तो चलते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डॉस अटैक। किसी सर्वर को इतना बिजी कर देना डिमांड कर करके वेबसाइट की, कि वेबसाइट रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखे होगे ना, आखिरी दिन इनकम टैक्स भरने वाली साइट का हालत देखा है, धड़ाम हो जाती है। तो हम उसको अपने साधारण भाषा में कहते हैं सर्वर बैठ गया, है ना, नेटवर्क क्रैश हो गया। होता क्या है, एक वेबसाइट की जितनी बैंडविड्थ होती है एक बार में यूजर्स को रिस्पॉन्स करने की, जब उसकी क्षमता से ज्यादा रिस्पॉन्सेस यूजर्स को करने पड़ते हैं तो नेटवर्क क्रैश हो जाता है। टेक्निकल वर्ड है डॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। जब इसको इंटेंशनली किया जाता है, मान लो भारत का कोई ई कॉमर्स बिजनेस वाला साइट है जो अमेजॉन से चिढ़ जाए, तो अमेजॉन की वेबसाइट पर वो एक फेक ट्रैफिक जनरेट करके डाल दें। तो अमेजॉन की कंपनी के लोगों ने अपने पास कुछ व्हाइट हैट हैकर्स, मतलब टेक्निकल प्रोग्रामर्स रखे हुए हैं, जो ये काम देखते हैं कि कहीं कोई आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट होकर वेबसाइट को या एप्लीकेशन को बिजी तो नहीं कर रहा। तो उनके पास डिटेक्टेशन और एआई की कोडिंग के हिसाब से इतना मैकेनिज्म अच्छा है उनके पास कि उनको यह पता चल जाता है कि यह ट्रैफिक एक्चुअल है या आर्टिफिशियल है, मतलब क्रिएटेड है। तो होता क्या है कि अपने कॉम्पिटिटर को बिठाना है जो ऑनलाइन बिजनेस में है, कुछ मत करो, उसके एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर फेक ट्रैफिक डाल के बिजी कर दो। ऑर्डर नहीं जनरेट करेंगे, केवल सर्च करते रहेंगे प्रोडक्ट्स, और इतना सारा सर्च करेंगे कि एप्लीकेशन परफॉर्म करना बंद कर देगा। तो सर्विस देने से वो डिनाई कर देता है। दिस इज कॉल्ड डॉस, डीडॉस। फिर साइबर बुलिंग, इसके पहले एक शब्द और है, स्टैकिंग, साइबर स्टैकिंग, पीछा करना। एक आंटी के घर में शाम को 8 बजे 3 नकाबपोश चोर आए, दरवाजा खुलवाया, वो बोले आंटी गन है और आप अकेले हो, चिल्लाना नहीं, अंदर आएंगे, वो बिना मारे कूटे आपको लूट करेंगे और चले जाएंगे। आंटी भी डर गई कि जान जाने से अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि परसों आप एक सोने का हार लाई हैं, वो ले आइए, और पिछले करवा चौथ में आपके हस्बैंड ने आपको एक डायमंड की रिंग दी थी, वो ले आइए। और जितना सामान वो लाई थी सब उनको पता था, वो ले आए। फिर बोले कल आप आइसक्रीम लाई थी, वो लाइए, जब तक हम खाएंगे तब तक आप ये सामान बटोर के लाइए। अब जब उन्होंने पैकेट में भर के चलने लगे तो आंटी ने डरते हुए पूछा कि भैया सब जानकारी कहाँ से हो गई? बोले हम आपको सोशल मीडिया में बहुत फॉलो करते हैं और आपसे तो रहा नहीं जाता है, आप हर एक चीज की फोटो डालते हो। आज मेरे पति ने मुझे रिंग गिफ्ट करी, आज मैं आइसक्रीम लाई, आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई। आप देख रहे होंगे इस समय एक पोस्ट है कि मार्क जुकरबर्ग और इन सब ने जिन एरियाज में ये रहते हैं यूएस में,
आपने एक निर्धारित एरिया के आसपास की पूरी जमीन खरीद डाली और अकेले रहते हैं वहां, अगल बगल सर्किल में किसी को रहने की अनुमति, वो प्राइवेसी में है, और उनके अपने प्लेटफॉर्म पर तुम अपनी पर्सनल लाइफ को उधेड़ रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, वो केवल तुमको फॉलो कर रहे हैं, फुटप्रिंट। और जब डिजिटली फॉलो कर रहे हैं तो एक नया टर्म निकल के आया, डिजिटल फुटप्रिंट। ये जो इंटरनेट पर जितना कुछ करते हो, तुम्हारा ब्राउजर, कुकीज के थ्रू वगैरह वगैरह, इतने मेथड है तुमको ट्रैक करने के। और सबसे बड़ा मेथड जो तुम लोग ओपन यूज करते हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। प्रयाग के लिए निकले, डाल दिया, ट्रैवलिंग टू कानपुर, फ्रॉम कानपुर टू प्रयागराज फॉर हैव अ बाथ इन कुंभ। है दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों को भी तो पता चल रहा है कि तुम कहां जा रहे हो। 15 किलोमीटर बाद एक होटल में निकले, रुके, समोसा चाय, फोटो डाल रहे हैं, सेल्फी, एंजॉयिंग माई ब्रेकफास्ट। यहां तो पागल है आदमी, शो ऑफ करने में रहा नहीं जाता, लेकिन कोई तुमको फॉलो कर रहा है, और फॉलो करते करते किसी ने तुमको टारगेट कर लिया, और फिर तुमको इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर छेड़ना शुरू किया। कलर पर कमेंट करना, साइज पे कमेंट करना, चेहरे पर कमेंट करना। इसको क्या कहा? साइबर बुलिंग, टॉन्ट। फाइन। फिर डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड थेफ्ट ऑफ सेंसिटिव डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस और सिस्टम्स। लोकल सिस्टम से उठाना, या कोई सर्वर, जो वेब सर्वर है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होगी, डेटा गायब करेंगे और फिर उसके पैटर्न तलाशेंगे। और 1000 पैटर्न्स में से 4 शिकार, 5 शिकार भी अगर बने तो उनका तो काम हो गया। और सब लोग हैक हो चुके हो, एक नहीं कई बार। तुम्हें नींद आ रही है, जाग जाओ, नहीं तो अभी उठा के पानी मंगवाएंगे, ठीक हो जाओगे। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो अभी मैं तुमको गरिया देता। नींद में मत रहो ना। हफ्ते में एक बार क्लास लेता हूं, उस पर तुम्हें नींद आ रही है तो अगली बार भगा दूंगा। ठीक है, मन ठीक रखा करो। ठीक, तो डेटा ब्रीच का मतलब डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तुम्हारी परमिशन के बिना डेटा डिस्टर्ब हो गया। ऑनलाइन फ्रॉड पैटर्न मिल गया, और उस पैटर्न में आप शिकार हो गए। आपने गलती से ओटीपी बता दिया, या ओटीपी फॉरवर्ड हो गया, कुछ भी हुआ, और इवेंचुअली उसका मूड तुम्हें फाइनेंशियली लॉस करने का ही तो है। और वो फाइनेंस लॉस क्रिएट करेगा जब किसी भी तरीके के डेटा ब्रीच के चक्कर में आप कहीं फंस जाएंगे। और बहुत छोटी छोटी सी, इस समय तुम एक नया शब्द सुन रहे होगे खूब, डिजिटल अरेस्ट। पूरी पूरी स्क्रिप्ट वीडियोस देखें कैसे वो लोगों को फंसाते हैं। फर्जी पुलिस स्टेशन, फर्जी अधिकारी, आपके नाम का एक पार्सल पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स निकली है। अब जिसको आइडिया नहीं हो, सब पका जाता है। वो केवल तुम्हारे पैनिक सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं। कोई भी फोन जब उठाओ अननोन नंबर वाला, पहले अपना सेंसिटिव वाला एंटीना बाहर निकाल लो, गेट रेडी। अगर उसने कहीं भी तुमसे कुछ इलीगल डिमांड करी, आप ये बोल रहे हैं आपका नाम, और ये समझ लीजिए कि पैटर्न मैच करना है। डेट ऑफ बर्थ जानने का एक नया तरीका निकाला है। आपने अपनी कुंडली सर्च करी थी, तो कोई भी आदमी, इतना तो सर्च होता रहता है कि पता ही नहीं। हाँ की होगी। अच्छा, वो आपके नाम का हमारे पास एक ड्रॉ निकला, तो हमारे पंडित जी ने कहा कि आपको हम कुंडली फ्री में बना के देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए पैदा होने का। एक पैटर्न मैच नहीं कर रहा था कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए थी। तुम्हारे नाम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मोबाइल के बाद डेट ऑफ बर्थ।
बैंक में जब भी कॉल सेंटर पे फोन करोगे सबसे पहले पहली चीज क्या पूछता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो अगर तुमने कहा लिखी होगी, बोले नहीं सर सिक्योरिटी रीजन से आपको बतानी पड़ेगी। खिलवाड़ मत कीजिए। क्लोन सिम इशू हो सकता है, आपके नंबर्स का ही दूसरा सिम निकल सकता है और कुछ निर्धारित समय के लिए आपके सिम की कॉल्स को ब्लॉक करके दूसरे क्लोन सिम से वो बदमाशियां की जा सकती हैं। सब होता है, संभव है। ठीक है। फिर एस्पियोनेज क्या है? illegally accessing or stealing sensitive information from government agencies, corporations and individual for illegal purposes और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। डार्क वेब में बहुत खराब मार्केट है, छोटे बच्चों की पोर्नोग्राफी, बहुत दुर्दशा होती है बच्चों की। और इस पूरे रूटीन में साइबर फ्रॉड या पैसे वाला जो फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पैनिक सिचुएशन है वो किसी को एक्सप्लॉइट करना। और जब से डीप वेब वाला पोर्शन, सॉरी डार्क वेब वाला पोर्शन ज्यादा एक्टिवेट हुआ तो एक डीप फेक की नई सिचुएशन आ गई एआई से। अब केवल तुम्हारे फोटो की जरूरत होती है। इतने बढ़िया सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ गए कि केवल तुम्हारे चेहरे का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्कैन करेंगे, किसी भी वीडियो के साथ तुम्हारा फोटो चिपका देंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता तुमको यहां पर, रश्मिका मंदाना के साथ हुआ था। 15 दिन लग गया फॉरेंसिक टीम को जांचने में कि ये साइबर थ्रेट का शिकार हुई और डीप फेक के माध्यम से इसका वीडियो बना दिया गया। 15 दिन में उसका मेंटल लेवल आप पता करो। 3 बड़ी एड एजेंसीज ने उससे हाथ खींच लिया था। अगोडा की ब्रांड एम्बेसडर थी, खींच लिया था। और उसने बहुत समझाने की कोशिश करी कि मैं नहीं थी। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के खूब सारे डीप फेक वीडियोस बनवाए बीजेपी के लोगों ने, लेकिन वो स्क्रिप्ट के तौर पर, नाटक के तौर पर था तो वो चल गए। लेकिन अब आप किसी को भी कहीं पर भी केवल स्टिल फोटो से उसका एक रिकॉर्डेड कोई वीडियो किसी के साथ शूट कीजिए और केवल फेस चेंज कर दीजिए, बस इतना चाहिए। एलन मस्क के डीप फेक वीडियोस निकल चुके, ट्रंप के डीप फेक वीडियोस निकल चुके, पुतिन के डीप फेक वीडियोस निकल चुके। फिर हम तुम कौन है? तो पहली तो एक जो आदत है हर एक इवेंट को शूट करने की, कैमरे में लेने की, सेल्फी खींचने की, इससे बाज आइए। और व्यक्तिगत शौक नहीं है तो ऐसे लोगों को सर्किल में आइडेंटिफाई कीजिए जिनको इस चीज की आदत बहुत है। इस तरह के किसी भी वीडियो, फोटो, ब्लैकमेल में सबसे पहले करीबी व्यक्ति निकलता है इन्वेस्टिगेशन में, और वो होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो मौज में समझ नहीं पाते क्या खेल हो रहा है, और वो इतना लंबा होता है कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए। लास्ट ईयर पूरे देश में 2000 से ज्यादा सुसाइड केवल इसी मामले के हैं, इंटरनेट पर ब्लैकमेलिंग के। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। साइबर अटैक अगला शब्द है। Deliberate and malicious attempt by hackers or cyber criminals to exploit vulnerabilities in computer systems, networks or internet connected devices. Vulnerabilities का मतलब खामियां, कहीं ना कहीं कोई लूप होल छूटा किसी टेक्नोलॉजी में, बस वही सर का दर्द बन गई। ठीक है, तो ये भेद देते हैं उस
पूरे सिस्टम को, और यही ट्रैकिंग में उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा के रखा है जो किसी भी सिस्टम में वनरेबिलिटीज का पता लगा लेता है कि वास्तव में गड़बड़ कहां है। तो मैं अभी से 2-3 महीने पहले का एक केस याद होगा जिस दिन आपको समझ में आएगा कि विंडोज पर आधारित जितना सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो कुछ 10-11 घंटे के लिए बैठ गया। उड़ती हुई फ्लाइट नीचे उतारनी पड़ गई, टिकट बुकिंग बंद हो गई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक वायरस अपडेट डाला, और जिस कंपनी का वो अपडेट था, विंडोज ने उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट, कुछ टेक्निकल ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आई कि विंडोज बिजी होके चलते हुए सिस्टम ब्लू स्क्रीन आएंगे, योर सिस्टम इज इन ट्रबल, और बंद हो जाएंगे। वो अपडेट हटाने में और सब कुछ रिज्यूम करने में 11 से 12 घंटे लग गए। और कितने बिलियन डॉलर की शपथ लग गई 10-11 घंटे में माइक्रोसॉफ्ट को और सबको, आप अंदाजा लगाइए। 11 घंटे टिकट बुकिंग बंद हो जाए पूरी दुनिया में, आप अंदाजा लगाते हैं क्या होगा। एक सिक्योरिटी अपडेट पैच गलत तरीके से अपडेट हो गया, बस सब धड़ाम हो गया सिस्टम। ठीक है, तो ये साइबर अटैक है जो अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं। अभी कैसे किए जाते हैं? सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पॉपुलर, मैलवेयर डलवा के। गूगल पर नहीं होगा तो तुमको एसएमएस के थ्रू एक लिंक भेज देंगे और कहेंगे फोन पर कोई भी एपीके एप्लीकेशन अगर वो गूगल प्ले से इंस्टॉल नहीं हो रहा, 1000 बार चेक करने के बाद इंस्टॉल करिएगा, नहीं तो मना कर दीजिएगा। मेल पे आया हुआ .apk लिंक, एसएमएस पर आया हुआ .apk लिंक, व्हाट्सएप पर आया हुआ .apk लिंक, एपीके का मतलब एप्लीकेशन, कहां इंस्टॉल होगा? फोन पर। और साइबर थ्रेट की और साइबर अटैक की, साइबर क्राइम की ज्यादातर घटनाएं फोन पर होती हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जो कंपनीज और सबको नुकसान पहुंचाता है, ये सर्वर और सिस्टम्स पर होता है। लेकिन जो सिक्योरिटी ब्रीच सबसे ज्यादा होता है वो फोन पर है, क्योंकि फोन के यूजर्स ज्यादा है और टेक्निकली बहुत ज्यादा अपडेटेड और साउंड है नहीं। तुम्हारे पापा मम्मी को कौन सी ट्रेनिंग मिली? तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग मिली? फोन उठाया, जीमेल लॉगिन किया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई भी सेफ्टी वर्कशॉप हुई आज तक? आज के पहले इस्तेमाल ही तो कर रहे हो। कितनी बार कहां कहां डेटा ब्रीच हुआ होगा कुछ पता है? और सावधान रहते नहीं। दोस्त ने कहा तुमने 4 फोटोज खींची थी, भेज दो, तुमने भेज दी। ये तो थोड़ा कंपनीज के ऊपर प्रेशर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रखने का, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखने का, उसकी वजह से बहुत डेटा बच जाता है। कि अगर इतनी सख्ती ना करें तो मैन इन मिडिल जो बीच में डेटा को उड़ा लेते हैं ट्रांसफर के दौरान, 90% डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए अगर एन्क्रिप्शन ना हो तो। तभी कहा जाता है कोई भी वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल के साथ ही एक्सेस करना। कोई भी वेबसाइट जिसमें HTTP केवल लिखा होगा, ये वेबसाइट मत खोलना। SSL का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इनक्रिप्ट नहीं होगी इंफॉर्मेशन तो तुमने जो कुछ भी भरा है, फॉर्म, डिटेल, फोन नंबर, ये ट्रांसफर होने के दौरान ब्राउजर से सर्वर में डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो HTTP वेबसाइट्स में ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और सिक्योर वेबसाइट में ये इनक्रिप्टेड होता है। तुमने अपना नाम लिखा अरुण अक्षत, और जब ये सर्वर पर गया तो ये $748096 इस नाम से गया। ये इंक्रिप्शन होता है। फिर इस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए की जनरेट होती है। जब तक वो की अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, और जब तक डिक्रिप्ट नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि वास्तव में लिखा क्या है। तुमने देखा होगा ब्राउजर पर अगर कोई पासवर्ड डालते हो तो अगर 4 डिजिट का पासवर्ड है और जैसे ही अप्लाई करते हो तो उसमें डॉट्स और बढ़ जाते हैं ना, वो इनक्रिप्ट होकर जाता है
सर्वर पर, ओरिजिनल फॉर्म में पासवर्ड, फिर पासवर्ड की इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जनरेट होती है, डेटा ट्रांसफर होगा, फिर की ट्रांसफर होगी, की डालने के बाद जब मैच होगा सिक्योरिटी तभी वो डेटा ओपन होगा, अदरवाइज दूसरे डिवाइस पर वो डेटा ओपन कर भी लेगा। तो लिखा क्या है, जब तक इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की नहीं पड़ेगी तब तक हैकर को पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में, और बहुत सारे पैटर्न होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जनरेट करने के, तो किस पैटर्न पर कौन सी की जनरेट है इसका अंदाजा हैकर नहीं लगा पाता। अगर ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी ना हो तब तो सब लोग निकल गए थे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्पेयर फिशिंग के बाद मैन इन मिडिल, ब्राउजर और सर्वर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो आप लोग कभी कभी मुफ्त के वाईफाई के चक्कर में अपने फोन का डेटा ऑफ करके मुफ्त का वाईफाई ताक लेते हो, और कई लोग इस ताक में होते हैं कि आप भैया पिंजड़े के अंदर ब्रेड रखी है, चूहा समझता है खाना रखा है, समझे? ये ओपन वाईफाई ऐसे होते हैं कि ब्रेड के चक्कर में तुम्हें पिंजड़ा दिखाई नहीं देता, वहां पर कोई एक बीच का व्यक्ति बैठा है जो सर्वर और तुम्हारे ब्राउजर के बीच में डेटा ट्रांसफर के दौरान तुम्हारा डेटा, मोबाइल नंबर मिलना बहुत आसान काम है आज की डेट में, और कोई गैलरी में 1 2 3 4 पर्सनल फोटोज मिल गई बस ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। गूगल फोटोज चेक करो, जो फोटोज डाली हैं उन फोटोज में गैलरी में डिलीट करने के बाद ये फोटोज गूगल ड्राइव में गूगल फोटोज में ऑटोमेटिक सिंक हो जाती हैं। और अगर तुम गूगल फोटोज रेगुलर एक्सेस करने की आदी नहीं हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी फोटोज का एक ऑनलाइन बैकअप बना है। और ध्यान रखिएगा, ये सारी एजेंसीज, कंपनीज, सरकार की जितनी भी गवर्निंग एजेंसीज हैं उनके साथ इस एग्रीमेंट में होते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट हुआ तो आपको ये सारा बैकअप हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो तुमने जो कुछ भी नेट से डिलीट किया होगा ऑनलाइन वो भी वो ढूंढ लेंगे। तो व्हाट्सएप पर भेजी गई या आई हुई कोई फोटो डिलीट करके खुश हो जाना कि किसी को पता नहीं चलेगा, तब तक जब तक तुम्हारा ऑफेंस किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। अगर कोई रिपोर्ट हुआ तो उस पूरे सर्किल में जितने नंबर ने वो फॉरवर्ड और रिसीव किया है सब धरे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही, आपको व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं हो रहा, और आपकी भाषा खराब तो नहीं हो रही। मैं यहां कभी कभी तफरी में कानपुर वाली भाषा बोल देता हूं, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ध्यान रखता हूं। भाषा खराब ऑनलाइन वाले पोर्शन में कभी मत कीजिए। ठीक, डेनाल ऑफ सर्विस अटैक मैंने बताया, लोड बढ़ा दो, बॉट अटैक कर दो, ठीक, सर्वर रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगा। फिर डेटाबेस जहां सेव होता है उस जगह को डेटाबेस या एसक्यूएल सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन मतलब लिख करेंगे कुछ और डेटा खींच लेंगे, कोई प्रोग्राम इंजेक्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज वाला, और बाद में उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, जीरो डे एक्सप्लॉइट है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है, रैंसमवेयर, ये भी एक पॉपुलर चीज है। किसी कंपनी को या सरकार को किसी ब्लैकमेलर हैकर ने एक मेल डाला कि तुम्हारा सब कुछ हमने हैक करके ब्लॉक कर दिया है, अब इतना क्रिप्टो करेंसी मेरे को भेजो तब मैं इसको रिलीज करूंगा। तो ये जो पैसे मांग रहा है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, ये रैंसम है। तो इस तरह की हरकतें, सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज, ये रैंसमवेयर के अंतर्गत आती हैं।
ठीक है, सब लिखा है, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे जीपीटी में और थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे। हम में से हो सकता है कि बहुत सारी चीजों से हमको खतरा ना हो, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा वो फ्रॉड मेल से है, क्योंकि वो बहुत आसान है। हमारी कोई व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, उसको लेकर कोई हमें ब्लैकमेल करे। ठीक, आपका यूपीआई का पिन, हालांकि कंपनीज ने अब इस पर थोड़ा सा काम किया है कि जो फोन बैंक में रजिस्टर होगा, एप्लीकेशन भी उसी सिम पर चलता है। अब वो पुराना वाला काम खत्म हो गया कि अपने फोन पर ओटीपी मंगा के इस पर सेटअप कर लेते थे। अब अगर सिम उस नंबर का नहीं है, जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, तो आप ये सारी सर्विसेज अवेल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली या मुंबई के एयरपोर्ट में वीआईपी लॉज में एक घटना हुई। एक भाई साहब बैठे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, भारत में काफी अच्छे पोजीशन पर। लेडी केम टू हिम, उसने कहा सर मेरा फोन ऑफ हो गया है और मुझे मेरे ड्राइवर को बताना है कुछ कि मैं कहां मिलूंगी क्या। और वो भाई साहब 2.5-3 घंटे के लिए फ्लाइट पे रहने वाले थे। वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था उसको टारगेट करके। भाई साहब थोड़े शरीफ टाइप के थे, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हैव इट। उसने कॉल फॉरवर्ड का कमांड डाला, डायल कर दिया और बात करने की एक्टिंग करी। जितनी देर वो भाई साहब फ्लाइट में रहे, फोन फ्लाइट मोड में रहा, उतनी देर के लिए सारी कॉल डाइवर्ट करके उसने अपने फोन पर मंगवा ली। कई करोड़ रुपए के पेमेंट्स 2.5 घंटे में ट्रांसफर हो गए। और जब वो उतरे, फोन ऑन हुआ, नेटवर्क पर आया, तो एसएमएस आने शुरू हुए। काफी पॉपुलर केस था। एक अमित गुप्ता करके साइबर एक्सपर्ट हैं, ये स्टोरी उन्होंने सुनाई थी। काफी एपिसोड्स इस समय उनके बड़े पॉपुलर हैं यूट्यूब में, लेकिन तुम लोग को रील और बाकी की नौटंकियों से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं, तो मैं सब सुनता पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे तुम लोग को स्टोरी सुनानी होती है, तो डेटा तो मुझे भी चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर पैटर्न मैच करना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वास्तव में ये घटना की किसने। कई जगहों पर ये 8-8, 9-9 साल के बच्चे साइबर क्रिमिनल निकले। घर में धमकी भरे फोन आ रहे थे, बाद में पता चला कि इस घर का बच्चा जो 9 साल का था वो अपने पापा से नाराज हो गया था, तो उसने गदर मचा के रखी थी। अब आज स्टोरीज वाला टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी अवेयरनेस आए। स्टोरी वाला किसी दिन आएगा तो मैं तुम्हें घटनाएं सुनाऊंगा। कुछ ऐसी न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने जमताड़ा और इन सब के ऊपर बड़े स्क्रिप्ट फिल्में बनाई हैं आधे आधे घंटे की। तो नेक्स्ट वीक मुझे याद दिलाना, मैं तुमको वो खतरनाक एपिसोड्स दिखाऊंगा कि कैसे ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा में बैठकर कॉल करते हैं फ्रॉड वाले। एक बीच में व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स आनी शुरू हुई थी, बड़ा पॉपुलर हुआ था मामला। कितने लोग ब्लैकमेल हुए। कुछ नहीं करता था, वीडियो कॉल में जब तक तुम्हारा फोटो ट्रांसफर हुआ, बस उतनी देर के लिए उसको चाहिए कि तुम्हारा फोटो या वीडियो आ जाए। बाद में वो डीप फेक के थ्रू तुम्हारा फेस ऑल्टर्ड एक वीडियो डाल के कहता था कि ये तुम्हारा किसी महिला के साथ एक वीडियो हमारे पास आया है। अब कोई सामान्य व्यक्ति डर जाएगा। कई लाख रुपए लोगों ने गंवा दिए इन डरों में। तो आपको पैटर्न ही नहीं पता कि वो कौन कौन से पैटर्न यूज कर रहे हैं आपको ब्लैकमेल करने के। पहली स्थिति, इस तरह के किसी भी फोन पर सबसे पहले अलर्ट हो, पैनिक नहीं, ग्रीड में फंसना नहीं, और डेटा तुरंत उपलब्ध। तोते जैसा नहीं बोलने लगना, होगा देखा जाएगा बाद में। ठीक है, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डेटा ब्रीच, इनसाइडर थ्रेट, रैंसम, मेड इन मिडिल। ये जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर के अंदर की कमियों को पकड़ता है। ठीक है,
आप देखते हैं इंटरनेट पर जब प्ले स्टोर पर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सर्च करते हैं तो खूब सारे एप्लीकेशन मिलते जुलते आ जाते हैं। जब चैट जीपीटी तुमको हमने पहली बार फोन पर इंस्टॉल कराया होगा तो मैंने लोगो देखा था उसका कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तुम अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे, मिलते जुलते खूब सारे एप्लीकेशन है। अगर तुमने पब्लिशर का नेम ठीक से नहीं पढ़ा तो फंस जाओगे। पब्लिशर ध्यान दीजिएगा, जब चैट जीपीटी इंस्टॉल करोगे तो ओपन एआई पब्लिशर होता है। जितने भी भारत सरकार की एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो नीचे मिनिस्ट्री का नाम लिखा रहता है। वेबसाइट को हम कैसे पहचानते हैं? सरकारी वेबसाइट सारी .gov.in होगी, nic.in होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की साइट होगी तो up.gov.in होगा, up.nic.in होगा। अगर .com, .net, .links के नाम से कोई भी सरकारी वेबसाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुंभ में कितने लोगों से होटल बुकिंग के नाम पर फ्रॉड कर लिए, अंदाजा है? 150-200 करोड़ रुपए का कुंभ में फ्रॉड हो चुका होटल बुकिंग के नाम पे। फेक वेबसाइट बना दी, टेंट सिटी कुंभ.org। 10 मिनट लगता है आज की डेट में, 15 मिनट एक नई वेबसाइट बनाने में, क्रिएट करने में। सीएमएस के थ्रू बनाया, पेमेंट गेटवे डाला, खूब सारी बढ़िया बढ़िया फोटोज और वीडियोस डाले, लोगों ने कहा ये बुक। वहां पहुंचे, जगह में कुछ था ही नहीं, सार्वजनिक शौचालय बना था, बोले टेंट सिटी। भैया बहुत कुछ है। ये देखो मैंने कहा था ना बॉटनेट्स, तो ये जो डॉस अटैक होता है ये बॉटनेट्स के थ्रू करते हैं, नेटवर्क पर अटैक करेंगे पूरा पूरा। हैकर एक इंसान जो खराब नियत के साथ या सही नियत के साथ, हैकर दोनों है पता है, ब्लैक व्हाइट ग्रे। ब्लैक हैट खराब नियत वाला, व्हाइट हैट जो कंपनीज अपने आप प्रोफेशनल्स रखती हैं, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो इसके लिए। ग्रे हैट मूड के ऊपर है, किस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा और किस दिन गड़बड़ करेगा। गूगल की बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं। एक छोटा कोई लड़का था, उसने गूगल को मेल भेज के बताया कि तुम्हारी सिक्योरिटी में कहां कहां लूप है। बाद में गूगल ने उसको अपने जॉब दे दी, और गूगल की मजबूरी थी उसको जॉब देने की। जॉब नहीं देता तो उंगली करता रहता आए दिन। हाँ, तो डेटा ब्रीच कर देता, तो उसको जॉब दी और बोले अब ये सारी ब्रीचेस तुम ठीक करो और इसके पैसे लो। 13-14 साल का लड़का है किसी देश में, जहां भी है। मैं कहीं स्क्रिप्ट पढ़ी थी उसके बारे में, तो उसमें दो पहलू थे। एक तो वो इस बात पे सरप्राइज थे कि 14-15 साल का लड़का, जैसे अक्षत जैसे बच्चे हैं, अक्षत को हम लोगों ने कंट्रोल बहुत किया, नहीं तो खुराफा तो वो भी करने लगे। लेकिन मैं उसको ऑनलाइन उतना रहने नहीं देता, कोडिंग वोडिंग वाला पार्ट मैंने उसको ज्यादा अच्छा करके रखा। और मैं हर रोज जब देखता हूं कि ये फ्री है और आज ये सिस्टम पर ज्यादा देर बैठेगा, तो मैं सुबह उसको एक पुड़िया दे देता हूं, पकड़ो। कहेगा इसमें क्या है? हमने कहा देखो सॉफ्टवेयर में ये अपडेट्स होने हैं, करो। आपके पास पावर है? अब उस पावर को आप किसी का घर फूकने में इस्तेमाल करो और यहां गाड़ी चलाने में इस्तेमाल करो, ये आपको तय करना है। तुमको पता है कि अगर वो खाली रहेगा, ऑनलाइन रहना स्वाभाविक है। 4 फोन, दिन का 8 GB डेटा, वो अनलिमिटेड वाईफाई घर पे है, 5G वाला रिलायंस का, जियो का, कोई रोक टोक नहीं। एज अ पेरेंट्स दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसके ऊपर नजर रखते हैं और उसको समझाते जाते हैं कि बेटा इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हमारे उसके बीच का कम्युनिकेशन साइलेंट वाला नहीं है, बात खूब होती है। थोड़ा सा डरता है, निक्कू नहीं डरती, लड़कियां वैसे भी पापा से नहीं डरती। क्रॉस जेंडर वो सेगमेंट अप्लाई होता है, तो मैं उसको समझाता हूं। तो एक बार गेम खेलने के चक्कर में मैंने उसको बहुत मारा, 4-5 साल पहले मारा था, और इतना मार दिया कि सब आंख काली हो गई, खून आ गया आंख में, काफी मारा। और स्वाभाविक सी बात है, मारने के बाद मैं भी रोया। तो उसको मैंने ऑफिस में बुलाया, हमने कहा बेटा तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये गेम है कि मैलवेयर है।
तुम बाबा के फोन में खेल रहे हो, बाबा का फोन बैंक में कनेक्टेड है, क्या कोई करेगा तुम्हें अंदाजा नहीं। और उस समय छोटा था, तब उसके पास उसका अपना फोन था नहीं, अब उसके पास अपना फोन है। तो रात में कभी कभी मुझे फुर्सत मिलती तो मैं उसका फोन स्कैन करता हूं। तो मुझे एक दिन एक गेम मिला, हमने कहा ये बाइक वाला गेम, पता वो ऑफलाइन है, उसमें खतरा नहीं है कुछ। तो मैंने कहा मैंने क्रिकेट वाला छोड़ा है और बाइक वाला डिलीट कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है। हमने कहा ऑनलाइन कोई गेम ध्यान रखना। कहता पापा मुझे पता है, फिर आप मेरा क्या करोगे। तो और जो भी तुम्हारे इस तरह के अकाउंट्स हैं, जो पापा को भी समझाना चाहिए कि अगर पापा ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो जो ह्यूज अमाउंट वाला बैंक वाला पोर्शन है उसको आमतौर पर नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग से दूर रखना चाहिए। और जिस अकाउंट से आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है उस अकाउंट में 5-10 हजार रुपए के आसपास, 15,000 रुपए के आसपास रखिए। कभी कोई लोचा होता है तो वो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होगा। जब जरूरत हो तो वो पैसा बड़े वाले अकाउंट से छोटे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, फिर ट्रांसफर करवा लीजिए। लेकिन जो बड़ा अमाउंट वाला अकाउंट है उसको प्रयास करिए कि वो ऑनलाइन फ्लोट ना हो, वो डीप वेब का हिस्सा बना रहे और डेटा उसके अंदर सुरक्षित रहे। जैसे ही तुम उसको सरफेस पे लाओगे तो वो दिक्कत करेगा। मैं अपना जो अकाउंट यूज करता हूं उसमें बहुत मुश्किल से 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए रहते हैं। और अगर कभी जरूरत लगी भी, जैसे मैं जब दिल्ली जाता हूं तो मैं उसमें 1-2 लाख रुपए डालता हूं शॉपिंग के लिए, और वो 2 लाख रुपए अगले 4 घंटों में खत्म हो जाने होते हैं। एक आध दिन वाला तो पार्ट ठीक है, बाकी मैं बहुत अवेयर रहता हूं कि जैसे मुझे कोई रेड कॉल आएगी तो मैं उठाता नहीं, ट्रू कॉलर। तो आजकल एक नया बवाल आ गया, वेरीफाइड बिजनेस ग्रीन वाले, होता वो भी मोबाइल फोन है। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा कि ये फर्जी कॉल सेंटर चलते कैसे हैं, मल्टीपल सिम से। ठीक है, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे। बात ईशा ये है कि इतनी तेजी से वो पैटर्न चेंज करते हैं कि तुम उनका एक पैटर्न पकड़ पाओगे, 4 नए पैटर्न फिर खड़े हैं। हैकर आपसे 4 कदम आगे हैं भाई। ये तो कहो कि टेक्नोलॉजी में लोग अच्छे हैं थोड़े अभी भी, नहीं तो डार्क वेब में तो कोई नियम कानून कायदा ही नहीं है। ये तो सरफेस वेब की वजह से सरकार को कुछ नियम कानून कायदे बनाने पड़े। बहुत फोर्स करोगे तो वो डार्क वेब पे जाके खुराफात करेंगे, रोक लो। मारने की सुपारी तक ऑनलाइन देने की सुविधाएं हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिसको आपने मरवाया उसको मारा एक्चुअली किसने। क्रिप्टो करेंसी में पैसे ट्रांसफर हो गए, उसकी हत्या हो गई। ये जितने हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं कोई पता लगा पाता है एक्चुअली शूट किसने किया। सब ऑनलाइन बुक होते हैं सुपारियां, और उस पर ये वीपीएन का भला हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वाले सॉफ्टवेयर्स का, आइडेंटिटी कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। वो फिजिकल लोकेशन चेंज कर देगा, आईपी चेंज कर देगा, लोकेशन बदल देगा, हर एक चीज चेंज कर देता। टनलिंग, वीपीएन में एक शब्द होता है, सेपरेट टनल दे देगा, पूरा डेटा कहीं कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा। वीपीएन, इनक्रिप्शन, ये सब मुझे आगे पढ़ाना है तुम्हें। ठीक है, तो हमें किसका ध्यान रखना है? साइबर सिक्योरिटी का। व्यवस्था से ज्यादा अवेयरनेस। refers to the practice of protecting computer system, network and digital information from theft, damage, unauthorized access। तो इसमें व्हाइट हैट हैकर, बड़े प्रोग्रामर्स, स्कैनर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, ये सब लगाया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित बना रहे। अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन की टिप्स दी हैं। मैंने अभी कहा कि आप HTTPS वाली वेबसाइट ही यूज करिए, ठीक है।
फिशिंग मेल्स के प्रति सावधान रहिए, डेटा को बैकअप लेते रहिए, रेगुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते रहिए, अपना कोई एंटीवायरस या थ्रेड प्रोग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल रखिए, अपने लोगों की ट्रेनिंग कीजिए, जैसा मैं तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूं तुम घर पर दो, साइबर वॉलंटियर के तौर पर। छोटे बच्चों जिनके भी हाथ में फोन देखो, पेरेंट्स को अड़का दिया करो, लेकिन तुम्हारे हाथ खुद खून से रंगे हैं तो तुम दूसरे को ज्ञान कैसे दोगे? एक व्यक्ति मिला, कहता मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। उन्होंने कहा थोड़ा, कहता खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहता, दिन भर मैं मीठा बहुत खाता हूं। अब कह रहा मीठा खाता हूं, शुगर कंट्रोल नहीं है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है। अब मीठा ना खाए और फिर भी शुगर बढ़ी रहे तो लगता भाई समझ में आती बात, आप खुद डिसिप्लिन में नहीं है। फोन को तिजोरी मत बनाइए। क्या तिजोरी का मतलब? सीक्रेट। तो ये जितना व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना, इंस्टा में डालने की आदत है, फोटोज, वीडियोस, रेट मी, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, है लड़के लोग फर्जी किसी की बुलेट पे खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे तुम हमारा स्वयं क्या जानो पगली, हम दिल में आते हैं दिमाग में नहीं, हैं? और फिर पीछे से आवाज आई, हरामखोर दूध लेके आओ। तो प्रॉब्लम मालूम है कहां है? तो लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो अपने प्रति होने वाले खराब व्यवहार को लेके कि वो सारी भसड़ तुम निकालते हो सोशल मीडिया में। एक फोटो डाल के तुम्हें लाइक, ऐसी आत्महत्याएं हुई हैं कि मरते टाइम लड़की या लड़के से पूछा काहे मर रहे हो, तो बोले हमारी लाइक कमाई थी फोटो में। पता है इस लेवल पर डफर हैं लोग कि रेटिंग कम हो गई या लाइक कम आए, शी कमिट सुसाइड। कुछ नहीं करने को है। अपनी जिंदगी को पब्लिक मत कीजिए। हर एक व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है वो किसी ना किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करने के लिए बैठा है। बहुत मुश्किल पड़ता है। एक 10 सेकंड का, 5 सेकंड का वीडियो आपको कितना नुकसान कर सकता है, कोई एक फोटो आपको कितना नुकसान कर सकती है, आपको अंदाजा नहीं। तो कुछ भी जो प्राइवेट है उसको पब्लिक लेकर मत आइए। जा रहे हैं शादी में, बेशक जाइए, फोन जेब में रखिए, खाना खाइए, वापस। आप मेरी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा मॉनिटर कभी नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया में। कोई चेक इन, कोई ट्रैवल इंफॉर्मेशन नहीं। सब चाहने वाले ही थोड़ा बैठे हैं जो मुझे ट्रैक कर रहे हैं। किसी की बुक में तो मैं भी विलन हूं ना। मान लो वो स्टैकिंग पे हुआ तो नहीं आइडिया कि कौन व्यक्ति कहां पर आपसे किस बात पर नाराज है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड, ये टिप्स हम लोग अगली बार पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बता दिया था मैंने। किसी भी लॉगिन में मोबाइल पर ओटीपी या परमिशन बटन जरूर मंगाइए लॉगिन करने के लिए किसी भी दूसरी डिवाइस पर। सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। ईमेल और लिंक के लिए बहुत सावधान रहिए, बेमतलब लिंक्स पर क्लिक और रिस्पॉन्ड मत कीजिए। सिक्योर वाईफाई कनेक्शन यूज कीजिए। ओपन पब्लिक वाईफाई, फ्री वाले वाईफाई मत ढूंढिए, ये आपको फंसाने का तरीका होता है। किसी ने अपने फोन से हॉटस्पॉट बना के एक वाईफाई फ्री बना दिया तो तुम्हारा फोन तुमको वाईफाई सिग्नल एक्सेस करके देता है, ये नहीं बताता कि ये वाईफाई किसी फोन के हॉटस्पॉट से बना हुआ है। तुम फ्री वाईफाई के चक्कर में निकल लिए। मैंने कल एक स्टोरी यही सुनी। क्या एक रेस्टोरेंट में, ओपन रेस्टोरेंट का जो नाम था, वाईफाई करके उसने, तो एक हैकर वहीं बैठता था रोज कुछ ना कुछ खाने आने के लिए। उसने अपने फोन से एक नंबर 2 करके दूसरा वाईफाई सेटअप मार दिया और उसमें उसने कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वाईफाई में।
पता ही नहीं चला, लोग उससे कनेक्ट होने लगे, बहुत सारे लोगों का डेटा स्टील कर लिया उसने। मैंने अभी कहा ओपन वाईफाई एक खुला पिंजड़ा है जिसके अंदर ब्रेड रखी है और तुम चूहे हो, तुम ब्रेड देख पाते हो, पिंजड़ा नहीं देख पाते। सीट बैकअप रखिए, ये वेबसाइट वालों के लिए है। और एजुकेट योर सेल्फ अबाउट फिशिंग, लोगों को समझाइए। सिक्योर होम कनेक्शन, नेटवर्क वाईफाई जो घर पर लगवाइए उसका पासवर्ड स्ट्रिक्ट रखिए, बहुत आसान नहीं, home@1234 बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। पासवर्ड के मामले में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए खुद को, थोड़े अच्छे पासवर्ड बनाना सीखिए, ठीक है। लिमिट इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन, मैं उतनी देर से यही तुमको बघार रहा हूं, पॉइंट है। यूज फायरवॉल एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट साइबर थ्रेट्स। कोई भी कॉल इस तरह की आती है जो अननोन नंबर पर है, सबसे पहले इस नजरिए से उसको उठाना शुरू करो कि कहीं ये थ्रेट कॉल तो नहीं है, उस हिसाब से बिहेव करना शुरू करो। अभी पिछले महीने मेरे साथ एक घटना हो गई। मेरा एक हाउसिंग लोन है, उसमें लगभग 50,000 रुपए की किस्त हर महीने जाती है। मैं अपनी ससुराल में था, आई गॉट अ मैसेज कि आपकी इंस्टॉलमेंट में 987 रुपए कम आए। तो मैं फोन उठाया, एक रेड कॉल थी लेकिन बैंक से थी, वो बैंक वाला इंफॉर्मेशन कुछ दिखा रहा था, कोटेक से था। कोटेक का मेरे में उठाया, बोले सर वो आपके पैसे कम आए, हमने एक लिंक भेजा है। हमने कहा लिंक क्यों भेजा है, मेरे पास अकाउंट नंबर है हाउसिंग लोन का, मैं 987 रुपए ट्रांसफर कर दे रहा हूं उसमें। अरे नहीं सर वो लिंक, हमने कहा पागल हो क्या, और कोई मिला नहीं सुबह से। ससुराल में था तो और कुछ कर नहीं सकता था, विशेषण शब्दों का प्रयोग। फोन काट दिया, फिर भी मैंने फॉर द सिक्योरिटी रीजन वो 987 रुपए अपने हाउसिंग लोन में अपने यूपीआई से ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने अपने एजेंट को फोन लगाया जो मेरा हाउसिंग लोन का मदद मेरे को करता है। मैंने कहा गौरव ये कॉल आया था, जरा देखो कि 987 रुपए कम कटे हैं क्या। गया, उसने स्टेटमेंट निकाला, कहता नहीं अरुण भैया 43,000 किसकी कुछ की जो किस्त जाती है एक, और शायद 1,500-2,000 रुपए की दूसरी। बोले दोनों कट गई ठीक से। तुमने कहा 987, बोला हाँ 987 भी आपने भेजा, अभी थोड़ी देर पहले वो भी आया है। तुमने कहता ये क्यों भेजा है आपने, हमने कहा कॉल आई थी। बोले आप थोड़े अकलमंद आदमी। हमने कहा भाई मैं सुबह से हम यही पढ़ाता हूं, और अगर उस लिंक पर मैं भेज देता तो 1,000 रुपए गए। तुम्हें लगता है, एक अभी फिल्म आई है हिसाब बराबर आर माधवन की, मैं कल उसका क्लिप देख रहा था, अब मैं उसको सैटरडे को देखूंगा। क्या है, करोड़ों बैंक अकाउंट है, हर एक बैंक अकाउंट से तुम 10-10, 20-20 रुपए गायब कर दो, पता चलेगा किसी पेनल्टी के नाम पर। बाद में पता चलता है ये 22,000 करोड़ रुपए खड़े हो गए। हाँ देखिएगा फिल्म, कल मैंने उसकी स्क्रिप्ट देखी फिल्म की, दिमाग में चढ़ी है फिल्म की, मैं देखूंगा कब। हिसाब बराबर, इतने अकाउंट हैं पूरे भारत में, सबसे पेनाल्टी के तौर पर 15-15, 20-20 रुपए काट दो, 50-50, 100-100 रुपए काट दो, पता चलेगा। बैंक ने कहा कोई चार्जेस हो गए, अदर चार्जेस करके कट गए। अब जो आदमी 20-25, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए अकाउंट में रखता है, वो 10 रुपए के लिए बहस करेगा, लेकिन वो 20 रुपए जरा पूरे भारत में खुले हुए 70 करोड़ बैंक अकाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या फिगर खड़ी होती है। वो बेचारा बड़ा पिटता है वो एक्सपोज करने के चक्कर में, तो जो उसके पीछे फ्रॉडस्टर था मास्टरमाइंड, वो बहुत मारता है उसको, लेकिन लास्ट में फिर वो अड़ जाता है, मिनिस्ट्री में जाके वो खूब बवाल करता है। लास्ट में तो खैर हीरो ही जीतता है फिल्म में, लेकिन वो देखनी चाहिए फिल्म की किस तरीके से ये नोटंकी करते हैं बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स ने नोट बैन में कम खुराफात करी है, नोट चेंज करने के चक्कर में। एक दिन में 2,000 रुपए चेंज करते थे ना, 2,000 या 4,000 रुपए एक्सचेंज कर सकते थे। 2016 की बात है, 8 साल पहले का मामला है, तुम लोग छोटे रहे होगे। लाखों रुपए उन्होंने इसी लोगों को लाइन में धर के सब वाइट करवा दिया। बहुत कलाकारियां करी बैंक्स ने, आपको खुद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा बैंक ये जो चार्जेस काट रहा है ये वास्तव में किस हेड पे कट रहे हैं। 20-20, 25-25 रुपए कट रहे हैं, पता भी नहीं लगता, लेकिन इकट्ठे कहीं किसी पूल पर इकट्ठा तो हो रहा है।
वो कई हजार करोड़ रुपए का बनता है। हाँ, देखो लास्ट वाली बात वही कह रहा है। अपना नेट बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करो और देखो कोई फालतू के चार्जेस तो नहीं कटे। एक दिन डिले डिपॉजिट चार्जेस लगा था 94 रुपए मेरे खाते में। मैं मैनेजर के पास गया, हमने कहा ये क्या भाई? कहता सर वो आपने 3:30 बजे के बाद कैश जमा किया होगा। हमने कहा मूर्ख हो क्या, इसके चार्जेस कौन से होते हैं? हमने कहा मैं मशीन में जमा करके गया था और 3:30 बजे के पहले जमा करके गया था, ये क्या तमाशा है? कहता मशीन में देर में स्टेटमेंट फॉरवर्ड किया होगा सर्वर को। मैं कहा दिस इज नॉट माई मिस्टेक, नाटक करोगे तो मैं अकाउंट बंद कर दूंगा। अभी वो 94 रुपए नहीं आए। अब ये डिले डिपॉजिट चार्जेस के नाम पर कितने पैसे वसूल लिए उसने आज के दिन में भारत में? मशीन को ट्यून कर दो कि चाहे जब पैसा जमा हो, लेकिन जो उसका सेटलमेंट है वो शाम को 3:30 बजे के बाद ही हो। टेक्निकल चीज है, कुछ भी प्रोग्राम कर दो। अब उसने सबको 94 रुपए काट लिए अकाउंट से। गलती मशीन की थी। अब आप 94 रुपए के लिए बहस करोगे? और बाद में फिर हमारे को मक्खन लगा था, सर आप कितने बड़े आदमी, 94 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं, छोड़िए ना। हम भी अपना रेपुटेशन फाइल छोड़ दे। थार से जा रहा है आदमी, 25 लाख रुपए की गाड़ी से उतरा, बहस कर रहा है, छोड़िए ना। और उसके छोड़िए के चक्कर में लग रही। तुम्हें नहीं पता ये हॉस्पिटल वाले, बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले कैसे चपेट मारते हैं तुम्हें। ऑपरेशन थिएटर का बिल आएगा तो उसमें जनरेटर चार्जेस लिखे होते हैं। और इस प्रदेश में कब से लाइट नहीं गई? योगी जी क्या नहीं। ठीक, कहां आ गए? सबसे ज्यादा शिकार तुम हो रहे हो और सबसे ज्यादा ओपन सेक्शन है। फर्जी प्रोफाइल बनाइए, किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, आपने बिना जाने समझे उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, बाद में पता चला जिसको तुमने कमला समझ के दोस्ती करी थी ये कल्लू था। और तुम मोबाइल रिचार्ज कराते रहे रात रात भर मैसेज पे। अब तुम अड़े पड़े हो कि फोन करो, वो कह रहा नहीं पापा बगल में लेटे हैं। अबे वो भी लड़का है और तुम भी लड़के हो, कैसे फोन उठा सकता है? लेकिन हम कह रहे हैं तुम्हारे अंदर प्यार की ऐसी भूख भरी है, कारण दिन भर गरियाए जाते हो घर पे, तो यू नीड लव, ढेर सारा लव, चाहे जैसे जहां से मिले, बस हमको अपनी प्यास बुझानी। बचिए, और खास तौर से लड़कियां ये ज्यादा स्टेक पर हैं, तो ये चिंता कीजिए। मजाक लगता है, एक 10 सेकंड का अटपटा सा वीडियो किसी की जान ले सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि कर क्या रहे हैं सब अगल बगल इर्द गिर्द। मैं नहीं छूने देता फोन अपने बच्चों को अपनी जानकारी में। इतनी सावधानी रखिए जितनी आपने सोची नहीं, ठीक है? फेक प्रोफाइल आ गया, कैटफिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, मनी ट्रांसफर, फेक प्रोफाइल बनाया। क्या कर रहे हो हिमांशु भाई? पैसे की जरूरत थी, 500 रुपए भेज दो। तुम भी जल्दी में थे, देखा है किसी का व्हाट्सएप मैसेंजर में मैसेज पड़ा है, क्यूआर पड़ा है, भेज दिया। बाद में पता चला किसी को पहुंच गया, मोहम्मद निजाम, ये कौन है? अब तो चले गए। प्रोफाइल चेक कीजिए वो है कि नहीं है वास्तव में। फेक कॉन्टेस्टेंट गिवअवेज, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग ऐसे ही बिठाते हैं, परिचय निकाल के, कनेक्शन बिठा के, इमोशनली कनेक्ट करके। ये देखो फंसे कहां। परेशान मत हो, अभी मैं जिंदा हूं। मैसेज सेंट, आई लव यू।
कितने लोग घूम गए। कोविड में तो पागल हो गई पूरी दुनिया इन चक्करों में। 13-14 हजार करोड़ रुपए का मार्केट बना था इस देश में उस दौरान, 1-1.5 साल में। लोग बंद हो गए अंदर, जो जहां फंसा वहीं फंसा रह गया। बड़ी मुश्किल हो गई थी। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया फ्रॉड्स, सारी सावधानियां मैं बता चुका तुम्हें। अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया। मैंने एक दिन 6-7 साल पहले की बात है, पहले एक दिन का सिंगल कलेक्शन 25,000 रुपीज क्रॉस किया। 6-7 साल पहले एक दिन में 25,000 रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता था मेरे लिए। मैंने बातों बातों में कुछ किया और वो पोस्ट मार दी। मेरी एक आंटी हैं, वो ITI चलाती हैं, वो नीदरलैंड में रहती है, तो उनकी बहू नीदरलैंड की एम्बेसी में राजदूत है, IFS ऑफिसर है। वो शायद उस समय वहीं थी, तो उन्होंने हमको फोन किया, कहे मूर्ख हो क्या, मेरी मॉम की एज की हैं। तो मैं उनके साथ जर्मनी गया था, तो उनसे बड़ा लगाव है मुझे, तो मेरी छोटी छोटी चीज़ों में मुझे हमेशा समझाएंगी, आशीर्वाद देंगी। उनका फ़ोन आया, कहीं क्या करके बैठे हो? क्या हुआ आंटी? पोस्ट डिलीट करो, बहुत पैसा हो गया तेरे पास, सोशल मीडिया में पोस्ट करके बैठा है। कि 4 लोग खुश हो रहे हैं, 400 लोग दुखी हो रहे हैं कि एक दिन में 25,000 रुपए कमा रहा है। पागल लोग क्या? पूरे परिवार के लिए परेशानी खड़ी करोगे किसी दिन। आनन फानन तुरंत डिलीट। एक दिन ऑफिस में माना जी आए, तो मैं उनके बगल में खड़ा था, तो किसी ने फोटो खींच ली मेरी और भैया की। तो भैया बैठे थे, मैं खड़ा था। फोटो खींच के अक्षत ने उसका डीप फेक वीडियो बना दिया कि भैया मुझसे गले मिल रहे हैं। भैया ने हमको फोन मार दिया, कहते हैं अरुण ये वीडियो मुझे अच्छा बहुत लगा, लेकिन तुमने उसको पब्लिकली पोस्ट किया और वो भी डीप फेक कंटेंट है ये। कहते तुम IT देखते रहे हो, इतना खतरनाक मिस्टेक। उतने टाइम तो हमने अपने लगाव में पोस्ट तो कर दिया, लेकिन गलतियां मुझसे भी होती हैं, लेकिन दूसरे टेक्निक से गड़बड़ किया मैंने। तो उन्होंने कहा फिर लोगों को एक आदत लग जाएगी इस तरह के वीडियो पोस्ट करने की, तो बोले रॉन्ग प्रैक्टिस बिहेवियर में मत डालो। तुरंत वो वीडियो हमने डिलीट किया। एडिटिंग नहीं थी, बस हमारा उनका एक लगाव था जो दिखा रहा था। तो फिर वो फोटो मैंने बनी रहने दी, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट किया तुरंत। कोई कुछ कर दे, फोटो का वीडियो बनाने में आजकल बहुत टाइम नहीं लगता, खूब AI वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, ईमेल फ्रॉड्स, फिशिंग मेल्स, एड्रेस कैसे चेक करेंगे वो मैं तुमको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे तो। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये जब मैं तुम्हें भेजूंगा। बी कॉन्शियस विथ ईमेल फ्रॉम अननोन और अनएक्सपेक्टेड सेंडर्स। चेक द ईमेल एड्रेस एंड डोमेन केयरफुली। अवॉइड क्लिकिंग टू लिंक और डाउनलोडिंग अटैचमेंट्स इन सस्पिशियस ईमेल्स। मैंने अभी कहा .apk फाइल आया, वो APK फाइल का जरा सर्च मारोगे तो गूगल तुमको उस तरह का कोई एप्लीकेशन सजेस्ट नहीं करेगा, मतलब वो गलत तरीके से बना मैलवेयर है। तो गूगल ने या तो उसको किक आउट किया होगा प्ले स्टोर से, तो उसने तुमको दूसरे माध्यम से भेजा। ठीक है, कीप योर ईमेल अकाउंट विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड टू फैक्टर जरूर लगाओ सब जगह। मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, शादी.com में फर्जी वेबसाइट, फर्जी प्रोफाइल बना के बहुत हुआ, जबरदस्त। लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दूल्हा, फेक प्रोफाइल, आइडेंटिटी। ठीक है, इमोशनल मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल स्कैम्स, मैरिज वीजा स्कैम्स, बहुत कुछ है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां कहां क्या क्या चल रहा है भाई। शादी के नाम पर भी धोखाधड़ी ऑनलाइन होने लगी, और ये तो बहुत पॉपुलर है ही। नौकरियों के नाम पर फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट बनाई, जॉब पब्लिश कर दी,
पहले 299 रुपए मंगाए रजिस्ट्रेशन के तौर पर, बाद में उसने समझ लिया कि तुम ग्रीड में फंस गए, फिर उसने 4,000 मंगाए, फिर 6,000 मंगाए। जब तक तुम एक्टिव हुए तब तक 15,000 रुपए निकल गए, और पूरे भारत में ऐसे 20,000 लोग फंस गए। कितना बड़ा अमाउंट हो गया, ढूंढते रहिए। रिपोर्ट होगा तभी सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी, लोग डर के मारे रिपोर्ट करते नहीं कि अब कौन पूछताछ। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पर आधारित किसी भी क्राइम के होने के बाद पुलिस से सहयोग की उम्मीद मत कीजिएगा। कोई सपोर्ट नहीं करता, 25 पैसे भरिए। तो साइबर थाने खुल गए योगी जी के आने के बाद से, हर जिले में तो कम से कम एक पुलिस लाइन में एक थाना होता है जहां पर ऑनलाइन फ्रॉड की एफआईआर होती है। लेकिन लोकल थाने में इस तरह के फ्रॉड की, ब्लैकमेलिंग की, फोटो लीक करने की, वीडियो लीक करने के लिए अगर कुछ करोगे जाके, प्राइमा फेसी जब तक कुछ उल्टा सीधा हो नहीं जाता तब तक पुलिस सहयोग करती नहीं। तो बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिएगा। और आप जैसे बच्चे, किसी की हिम्मत नहीं होती अकेले थाने में जाके रिटर्न एप्लीकेशन देने जाने की, पुलिस के नाम से ही दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिएगा, पुलिस 25 पैसा सहयोग नहीं करेगी 1 रुपए में। ऐसा कुछ मत कीजिए जो बहुत नुकसान करता है। फेक जॉब पोस्टिंग से बचिए, वर्क फ्रॉम होम। सबसे ज्यादा आदत क्या है, सर जाना नहीं पड़ेगा, बोले हाँ नहीं जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, घर से ही करो, भेजो 4,000। मल्टी लेवल मार्केटिंग सुना है, स्प्लेंडर से आए थे, BMW खरीदा के गए। हाँ, फिशिंग स्कैम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, रीशिपिंग, पेमेंट। है ना, ये कुछ आदि ने टॉपिक ऐड किए हैं। इतना बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टर्स हैं। मैं तुमको एक इंस्टाग्राम का आईडी बताता हूं।